जय बोले राम साहब पीर की। दो तीन नारे में और दूंगा, जिससे बीकानेर में थोड़ी सुस्ती लग रही है, धूप ज्यादा क्या। मैं कहूंगा छात्र संघ चुनाव बहाल करो, छात्र संघ चुनाव बहाल करो, युवाओं को न्याय दो, बेरोजगारों को रोजगार दो। गहलोत सरकार होश में आओ। यहां 14 सितंबर को जो जयपुर के अंदर 1 लाख से ज्यादा नौजवानों की, छात्रों की छात्र अधिकार युवा हुंकार रैली हो रही है, ये शायद 70 साल के अंदर पहली बार प्रदेश की राजधानी के अंदर 1 लाख से ज्यादा जवान और छात्र अपने हक और अधिकार के लिए वहां संघर्ष करेंगे। और वो दिन ऐतिहासिक होगा, उस दिन कोई समझौता नहीं होगा। उस दिन राजस्थान की सरकार को झुकाएंगे, छात्र संघ चुनाव की घोषणा कराएंगे और युवाओं नौजवानों को न्याय दिलाएंगे। जितने भी खाली पदे भराने की घोषणा कराएंगे। जो भी युवा इस प्रदेश के अंदर आंदोलित है, सड़क पे पुलिस की लाठी का अगर वो शिकार हो रहा, कल मैंने देखा कि 108 के एम्बुलेंस कर्मी मेरे भाई शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे थे, किस तरह उनको धोखे से बुला के गिरफ्तार किया और सैकड़ों की तादाद में पुलिस वहां पहुंचती है और उनको बसों में, गाड़ियों में भर के उन बच्चों को दूर ले जाके छोड़ दिया जाता है। गहलोत सरकार नौजवानों को कुचलने का प्रयास कर रही है और भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस से हाथ मिला लिया। इसी की परिणति ये हुई कि राजस्थान के अंदर अब आपकी रखवाली कौन करेगा, कौन नौजवानों को न्याय दिलाएगा, कौन किसान के आंसू पहुंचेगा, कौन उस अबला की चीख पुकार सुनेगा, कौन नए राजस्थान के निर्माण की बात करेगा, कौन ये बढ़ती महंगाई रोकेगा। अभी किसान की जो बिजली के अंदर स्थिति है, जिस तरह किसानों की फसलें खराब हो गई, बीमा कंपनियां प्रीमियम तो ले लेती है, किसान को पैसा नहीं दे रही है। भाइयों, ये क्यों हो रहा है? आपके जनप्रतिनिधि कमजोर हो गए। वहां जीत के तो किसान के नाम से जाते हैं, समाज के नाम से जाते हैं, लेकिन वहां जाके व्यापारियों की गोदी के अंदर बैठ जाते हैं। फिर वहां जाने के बाद इनके नए पॉलिटिकल पापा हो जाते हैं, अपने पुराने पापा को भूल के उस पॉलिटिकल पापा की सेवा करने के लिए राजस्थान के अंदर लगे रहते। इसलिए आप कमजोर पड़ गए। कैंपस के अंदर जब हम राजनीति करते थे तो कैंपस में पुलिस नहीं हुआ करती थी। आज तो आपसे ज्यादा संख्या पुलिस की है। पुलिस हमारी सिक्योरिटी भी करती है, ध्यान भी रखती है, लेकिन पुलिस किसके इशारे पर आती है? सरकार के इशारे पर। कैंपस जो 20 साल पहले का कैंपस था, क्या मेरे अखबार के टीवी के कई दोस्त बैठे हैं, छोटे भाई बैठे हैं, उन्होंने वो कैंपस भी देखा है। जब राजस्थान विश्वविद्यालय का अध्यक्ष निकलता था, जब राजस्थान विश्वविद्यालय का अध्यक्ष के मान सम्मान और गरिमा का सवाल होता था, तो रावण दहन का बड़ा कार्यक्रम दशहरे का जयपुर में होता है। अगर गवर्नर के बराबर कुर्सी किसी की लगती थी तो राजस्थान विश्वविद्यालय के अध्यक्ष की राज्यपाल के बराबर चेयर लगती थी। लेकिन दुर्भाग्य से आजकल ऐसे ही तो छात्र संघों का अध्यक्ष चुने गए, फिर ये लिंगदो कमेटी लेके आए। इस लिंगदो कमेटी ने छात्र संघों को बर्बाद कर दिया, नौजवानों को कुचल दिया, युवाओं के सपनों को चकनाचूर कर दिया। विश्वविद्यालय कॉलेजों की स्वायत्तता खत्म हो गई। मैं चाहता हूं कि जिस तरह राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष निकले, जोधपुर यूनिवर्सिटी में छात्र संघ अध्यक्ष बनने के बाद देश और प्रदेश में पहचान बनाई, उसी तरह मैं चाहता हूं कि बीकानेर की राजनीति से भी ऐसे छात्र नेता निकले जो प्रदेश में अपना परचम फहराए। ऐसे किसानों के बेटे जो छात्र संघ अध्यक्ष बनने के बाद वो कहीं न कहीं खो जाते हैं, संघर्ष नहीं कर पाते या किसी पार्टी का पल्लू थाम लेते हैं। वो पार्टियां उनसे दरी पट्टी बिछवाती है, वो पार्टियां उनका शोषण करती है और जैसे ही कोई नया मिल जाता है तो उनको लात देके निकाल दिया जाता है। ये स्थिति बीकानेर में नहीं, ये राजस्थान के हर जिले की स्थिति है, हर यूनिवर्सिटी कॉलेज की स्थिति है। भाइयों, संघर्ष एक दिन का नहीं होता। आज मैं आपके सामने खड़ा हूं, ये कोई 1 घंटे का संघर्ष नहीं है। 1993 से लेके 98 तक विश्वविद्यालय और राजस्थान के छात्रों की लड़ाई लड़ी। 98 के बाद कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों से संघर्ष करता रहा।
8 से विधायक बना। पारिवारिक परिस्थितियां भी आपके सामने थी। किस तरह मेरे ही समाज के नेताओं ने मुझे बर्बाद करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। लेकिन हनुमान बेनीवाल पे तेजा जी की कृपा थी, मां करनी की कृपा थी, राम तपीर की कृपा थी, जो निकल के उन परिस्थितियों निकल के छोटे भाइयों की रखवाली के लिए आज आपके बीच खड़ा है। ये जो झंडा है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का, हमारे तय हुआ था कि हम झंडे के साथ आंदोलन नहीं करेंगे। जब विश्वविद्यालय के अंदर ये छात्र नेता छात्र संघ चुनाव गूंगी बेरी सरकार ने बंद कराए, और ये चुनाव इसलिए बंद कराए कि कांग्रेस भी हार रही थी और भारतीय जनता पार्टी भी विश्वविद्यालय सहित राजस्थान के तमाम कॉलेजों में हार रही थी। थर्ड फ्रंट जीतता हुआ नजर आ रहा था। तब गहलोत ने अपने नजदीकी मंत्री महेश जोशी को बुला के कहा कि महेश, चुनाव आ रहे हैं, अपन हार रहे हैं, बीजेपी को मैनेज करना है, कहीं बीजेपी सड़क पर नहीं आ जाए। बोले मैं 1 मिनट में कर लूंगा, क्योंकि बीजेपी के कई नेताओं के साथ उसका बिजनेस चलता है। और महेश जोशी ने बीजेपी को तमाम नेताओं से बात करी। आपको ध्यान होगा जब महेश जोशी के बेटे पर आरोप लगे, महेश जोशी पे जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे, तो भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा के अंदर चुप्पी साध ली थी। एक शब्द बीजेपी ने नहीं बोला, और वो एहसान उतारने का समय उनका आ गया था। उन्होंने बीजेपी के नेताओं से बात करी जो अपने आपको भारतीय जनता पार्टी के अंदर मुख्यमंत्री का दावेदार समझते हैं, जो कांग्रेस के नेताओं के साथ शाम को क्या कहते हैं उसको गिलास बिठाते हैं ना आपस में, चीयर्स करते हैं। चीयर्स के मैंने की नहीं ना कभी, मुझे पता नहीं है ना, चीयर्स नहीं करी मैंने, चाय की चीयर्स करी थी, चाय पी लो। तो वो लोग तय हुआ कि गहलोत चुनाव बंद कराएंगे और बीजेपी सड़क पर नहीं आएगी। फिर कौन आएगा? अपना आप ही उनको लगा कि आरएलपी का तो कोई संगठन नहीं, कांग्रेस का एनएसयूआई, बीजेपी का विद्यार्थी परिषद, आरएलपी तो आपकी पार्टी है। एनएसयूआई से जो चुनाव लड़ता है वो बच्चा भी मेरे से आशीर्वाद लेना आता है, उसका मुंह मीठा कराता हूँ। निर्दलीय लड़ता है उसका भी मुंह मीठा कराता हूँ। कोई बीजेपी से लड़ता है तो मैं उसको भी करता हूँ जीत के जाए और आगे बढ़े। तो उनको ध्यान नहीं था कि राजस्थान वीरों की धरती है, ये सूरवीरों की धरती है। कांग्रेस बीजेपी हाथ भी मिला लेगी तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी इस राजस्थान में कोई हक अधिकार दिलाने के सड़क पर लगेगी। हम बिना झंडे का आंदोलन करना चाहते थे। विश्वविद्यालय के छात्र नेता जो जयपुर से आए बैठे हैं, इनको पूछ लो कि हमने 15 दिन तक प्रयास किया कि कुछ विधायक कुछ मंत्री, अगर कांग्रेस के मंत्री हमारी मदद नहीं करते, बयान दे सकते थे कि छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। बीजेपी के नेताओं को तो आ जाना चाहिए खुला साथ में, जब वो छोटे छोटे मामलों में बयानवीर बन के बयान देते हैं, बयान के अलावा उनका कोई काम नहीं, इस मामले में आना चाहिए। लेकिन वो नहीं आए, इसलिए भाइयों हनुमान बेनीवाल को सड़क पर आना पड़ा, छोटे भाइयों को न्याय दिलाने के लिए। मुझे लगा फिर ये लोग ताने देंगे, तंज कसेंगे दूसरे लोग कि राजस्थान में कोई युवाओं के लिए लड़ने वाला नहीं बचा। इसलिए मैं छात्रों को अधिकार दिलाने, छात्र संघ चुनाव करवाने, नौजवानों को रोजगार, युवाओं को न्याय दिलाने के लिए सड़क पर आपके बीच निकला। ये झंडा भी मैंने इसमें इसलिए दिया कि जिस तरह लाल झंडा दिखाने से ट्रेन रुक जाती है, ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का झंडा मार्केट में आता है तो सरकार भाग जाती है। ये झंडा जरूरी था। अगर ये झंडा नहीं होता तो डूंगर कॉलेज के अंदर आपको कोई कार्यक्रम नहीं करने देता। जोधपुर विश्वविद्यालय के अंदर मेरी परमिशन रद्द की थी, लेकिन मैं सभा करके आया, आपने देखा होगा। ये झंडा आपकी रखवाली करेगा। ये झंडा हर उस गरीब पीड़ित शोषित तबके की राजस्थान के अंदर रखवाली करेगा। इस झंडे ने कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं के होश उड़ा दिए। वो अभी सोच भी नहीं पा रहे हैं कि तूफान से पहले की शांति है, ये सुनामी से पहले की शांति है। तूफान आ चुका है और जयपुर में 14 तारीख को जब चलेंगे सुनामी आएगी और जयपुर से तय हो जाएगा कि राजस्थान का नौजवान किसके साथ जा रहा है, राजस्थान का युवा किसके साथ जा रहा है। और भाइयों आप देखिए, एक व्यक्ति पूरे 1 महीने से आपके लड़ रहा है। मैं भी चाहता तो नड्डा की तरह यात्रा निकाल लेता, मुझे कौन रोक रहा था। मैं घूम ही तो रहा हूँ, यही यात्रा होती है, घूमना मतलब यात्रा। मैं भी चाहता तो सीएम की तरह खूब घूम के अपने जो बताता पाठ पखान करते रहते हैं, हमने ये किया वो किया। आजकल तो अखबार पढ़ने का मन ही नहीं होता। अखबार उठाते हैं, एक मदर एडिशन होता था, फ्रंट पेज मदर एडिशन,
5-6 पन्ने पढ़ते हैं जब पहला पेज आता है, उसको पहला पेज के 6 तो पहले विज्ञापन पढ़ो, कांग्रेस के लोगों को पढ़ो, वो अगर भूल जाए फिर पढ़ोगे विज्ञापन पढ़ो। अब हमारा काम ये रह गया, अखबार हम इसलिए खरीदें, मीडिया को हम इसलिए बात करें कि पहले कांग्रेस बीजेपी का गुणगान देखो और उसके बाद कोई हमारी 4 लाइन छोटी मोटी कहीं आ जाती होगी। मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। जहां भी क्रांतियां हुई, केजरीवाल अगर मुख्यमंत्री बना दिल्ली के अंदर, लोगों को इस बात का पता नहीं, अगर मीडिया उसके साथ खड़ा नहीं होता और 6 महीने तक फ्रंट पे नहीं छापता और देश के चैनल अगर उसके अन्ना हजारे का आंदोलन को नहीं दिखाते और केजरीवाल की फोटो नहीं छापते तो कभी मुख्यमंत्री नहीं बनता। मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। मैं मीडिया के भाइयों से आह्वान करूंगा, ये राजस्थान के नौजवान और छात्रों की इज्जत का सवाल है, आप इस मामले के अंदर हमारा साथ दे, पुरजोर तरीके से खबरों के माध्यम से नए नए जिस तरीके से आप कर सकते हैं, बच्चे उत्साहित रहने चाहिए, तभी वो लड़ाई लड़ेंगे। ये लिंग दो कमेटी के बाद तो स्थिति ऐसी हो गई, एक मुकदमा दर्ज कर दो किसी पे झूठा, वो दोबारा कॉलेज ही नहीं जाएगा। नौकरी के अंदर बच्चों को डर लगता है कि मुकदमा दर्ज हो जाएगा, मेरा करेक्टर सर्टिफिकेट थाने में बनने जाएगा, थानेदार जी तो कह देंगे तेरे खिलाफ मुकदमा, मैं नौकरी थोड़ी जाएगी, मैं कैसे लिख दूं तू सही है, मुकदमे का भर देगा तो नौकरी नहीं लगेगी। ये स्थिति इस प्रदेश के अंदर देखने को मिली। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, ये लड़ाई मेरी नहीं है, बार बार आपको हनुमान बेनीवाल नहीं मिलेगा, बार बार आपको लड़ने वाला नहीं मिलेगा जो हर जाति के लिए तैयार रहता है। वो संघर्ष से पहले जाति नहीं देखता, वो ये देखता है पीड़ित कौन है, और उसको पीड़ित को अगर अन्याय करने वाले मेरे समाज के लोग हैं तो भी उनके खिलाफ मैं सड़क पे उस पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए, कई जगह आपने देखा होगा कि पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए बैठा और न्याय दिला के उठा। पिछले समय बजरी के जो आंदोलन हुए, भाइयों ईडी की एंट्री बजरी में भी हम कराएंगे। जिस तरह के कागज हमारे हाथ लगे तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बहुत से नेता इन्वॉल्व है। बीच में जो लाल डायरी का मामला था, ये लाल डायरी से ज्यादा बजरी का खेल बड़ा खेल है। हम ईडी की एंट्री चाहते हैं, वैसे ईडी मेरे कहने से नहीं चलती, वो बीजेपी वालों के कहने चलती ईडी और सीबीआई, लेकिन मैं कोशिश करूंगा ईडी दफ्तर का जयपुर में घेराव हो। बजरी माफिया जिसकी दरिया समेटी, अभी मुझे लग रहा है कहीं न कहीं छोटी मोटी कोई रह सकती है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि बजरी माफिया का भी दिमाग ठीक करेंगे और सरकार में हम आ गए तो माफिया नाम का शब्द इस राजस्थान की राजनीति से उठ जाएगा। फिर कोई माफिया नहीं होगा, न तो शिक्षा माफिया होगा, न बजरी माफिया होगा, न भू माफिया होगा, न पर्यटन माफिया होगा, आपका राज होगा। कोई अगर एग्जाम देने जाएगा वो आराम से तैयारी के साथ जाएगा, उसको भरोसा होगा कि पेपर आउट नहीं होगा। उस हमारी बेटियां अगर सड़क पे रात को 12 बजे भी निकलेगी, उनको एहसास होगा जो घर के आंगन के अंदर घूम रही है, किसी की हिम्मत नहीं उन बेटियों की तरफ देख ले। ऐसा राजस्थान हनुमान बेनीवाल की पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी चाहती है, लेकिन ऐसा राजस्थान हमें कब मिलेगा जब राजस्थान का नौजवान प्रत्येक घर से ये शपथ लेके निकलेगा कि मैं मेरे घर उस दिन जाऊंगा जब तक हनुमान बेनीवाल की आरएलपी पार्टी की सरकार नहीं बन जाती, मैं उसके लड़ूंगा, प्रयास करूंगा। वो 25 साल से लड़ रहा है, मैं आने वाला 2.5-3 महीने का समय राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को दूंगा, तब जाके सरकार बनेगी। ये तो तय है कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में से एक पार्टी 3rd नंबर पे जाएगी। आरएलपी कड़े मुकाबले के अंदर रहेगी राजस्थान के। जो लोग राजनीतिक विश्लेषक है, उन्होंने बल्लभ नगर से लेकर सरदार क्षेत्र तक के चुनाव देखे, जिस तरह नौजवान मचल रहा है, नौजवान उमड़ रहा है। 2 दिन की तैयारी के अंदर आप प्रमुख लोग यहाँ पे आए, यहाँ मैं आमंत्रण देने आया हूं, रैली करने नहीं आया। मेरी उपस्थिति यहाँ पे हो, आपको लगे हनुमान जी आमंत्रित करने आए जयपुर की रैली के अंदर, तो इस बीकानेर के इलाके से कम 15 से 20 हजार छात्र जवान जयपुर के विद्यानगर स्टेडियम के अंदर 14 तारीख को आएंगे। आओगे कि नहीं आओगे? कैसे आओगे बताओ मुझे? जैसे पैदल आओगे? गाड़ियां कौन सी? ट्रेनें तुम्हारे लिए चला रखी है, ट्रेन में बैठो, उतरो, वापस बैठ जाओ या उतर जाओ, कोई चेकिंग नहीं होगी ट्रेन में। ध्यान रखना,
तो हथियार वगैरह लेके मत आना, मेरे को और बदनाम कर दो। इस चीज का ध्यान रखना। खाना खा के आना और वापस भी आना है, लेकिन ट्रेन से तो नहीं पहुंच पाओगे पूरा। तो फिर जिनके पास पर्सनल गाड़ियां हैं, जो पिक्चर देखने के लिए जयपुर जाते हैं, तो गांव से बीकानेर फिल्म देखने के लिए आते हैं। हमारे लोगों के पास बहुत साधन संसाधन हो गए, लेकिन बार बार उनको याद दिलाना पड़ा। हम भूलते जल्दी हैं। जिस तरह बजरंगबली को उनकी ताकत याद दिलानी पड़ती थी, हनुमान जी महाराज भी भूल जाते थे अपनी शक्ति। हमारे किसान के बेटों को उनकी ताकत याद दिलानी पड़ती है। अगर मैं 4 दिन पहले आके कह देता कि डूंगर कॉलेज के अंदर मैं आऊंगा, तो 15,000 की संख्या में आ जाते। मैंने मैसेज किया, इस बार मैं देखूं बजरी के जो आंदोलन चले उसमें मैं अपील करने नहीं आया, मैं सीधा कार्यक्रम के अंदर आया और सारे बजरी का आंदोलन सक्सेस हुए। यहाँ भी जो बीकानेर के अंदर रॉयल्टी ठेकेदारों की गुंडागर्दी चल रही थी, कांग्रेस पार्टी के कई नेता शामिल थे, उनको भी ठीक कराया। ये प्रभु जी बैठे कोलाइज से, भाई दानाराम जी जो हमारे पार्टी के जिलाध्यक्ष, संयोजक स्वच्छता अभियान के विजयपाल माचरा जी, हमारे महाराज साहब, और ये टीम जो यहाँ पे बैठी, रामनिवास बेनीवाल, पवन बिजानिया, राकेश गोदारा, सुभाष कसवा, केसरनाथ सिद्ध, नितेश इंदलिया, राकेश मूंड, रवि नाइक, पंकज चोड़, सुरेंद्र गोदारा, हीराराम कसवा, अभिमन्यु जाखड़, धनाराम फौजी, पवन कसवा, उगाराम बादू, महेश चौधरी, जयपुर से नीरज खीचड़, शिव चौधरी, और हो गए आपके तुलसीराम डूडी, मनोज जाखड़, और जेपी भांगड़वा जी जो तैयारी करें खाजूवाड़ा से, और सारी जो टीम हमारे गार्डवाड़ा से जो चौधरी साहब आए हैं। सम्मानित मंच बोल देता हूँ, जितने भी चुनाव लड़ने वाले मीडिया के मेरे साथी और आप सब पधारे हुए जो नौजवान हैं, भाइयों, मैं आपके बीच आमंत्रण देने के लिए आया हूं कि जयपुर के इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाना है। और कार्यक्रम ऐतिहासिक कैसे बनेगा? 1.25 लाख से ज्यादा अगर आप जयपुर में इकट्ठे हो गए, राजस्थान की सरकार झुक जाएगी। युवाओं नौजवानों के जितने भी मामले हैं सारे उसी समय सरकार को मानने पड़ेंगे और छात्र संघ चुनाव की घोषणा भी करानी पड़ेगी, क्योंकि मैं उन सरकारों के साथ रहा हूं। राजस्थान की सरकार तो डरती है, हमने तो दिल्ली की सरकार को डरा दिया था, झुका दिया था मोदी की सरकार को। जब देश के अंदर किसान सड़क पे थे, तीनों कृषि बिल आए, उत्तर भारत का एकमात्र व्यक्ति, जब किसान कौम पुकार रही थी देश के अंदर कि हनुमान जी आप मोदी का साथ छोड़ो, सत्ता छोड़ो, इस किसान कौम को न्याय दिलाओ। भाइयों, मैं भी चाहता तो मंत्री पद का आनंद ले सकता था। वैसे बीकानेर में 12-13 लोग मंत्री पद का आनंद ले रहे हैं आपके साइड, है ना, 12-13 है। उनको पता नहीं उनका ऑफिस कहाँ है, लेकिन मंत्री जी नमस्कार, हाँ ऑफिस है कोई, सेक्रेटरी कहाँ पता नहीं, थानेदार लगा सकते हो, थानेदार नहीं लगता, थानेदार हट जाता उनके इलाके से, और फिर कहता साहब हमारी इज्जत का सवाल है, वापिस तो लगाओ उसको। जो इज्जत के सवाल के नाम पे या वहाँ जाके हाजिरी देते हैं, कम से कम आपकी पार्टी का जो व्यक्ति है, जो आपकी पार्टी का संयोजक तो आपके बीच बैठा है, वो तो काम ही आपको पूछ के कर रहा है। तो भाइयों, ये जो हालात बने, इन हालात के लिए हम सब जिम्मेदार हैं। बीकानेर के अंदर जब मैंने रैली करी थी 2018 में, तब भी आप 3 लाख से ज्यादा संख्या में 3-4 लाख लोग आए थे, लेकिन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कैंडिडेट को खाजूवाड़ा में कम वोट मिले। बाकी उम्मीदवार तो नए थे, एक दिन में इनको उतारा, वोट चला गया। लेकिन अब तो 5 साल से लड़ रहा हूं ना आपके बीच में। कोई लड़ रहा है क्या राजस्थान के अंदर? हाँ लड़ रहा है, गहलोत पायलट से लड़ रहा है, वसुंधरा बीजेपी वालों से लड़ रही है, और गहलोत वसुंधरा ने हाथ मिला लिया। और अशोक गहलोत कहते हैं कि मेरी सरकार चली जाती अगर वसुंधरा नहीं होती और कैलाश मेघवाल नहीं होते, और उसके बदले में फिर मेघवाल से आरोप लगवाए जाते हैं। देश के कानून मंत्री पे आरोप लगे कि वो भ्रष्टाचारी है, तो हमने मांग की कि प्रधानमंत्री जी आप बयान दो, जब आपका कानून मंत्री भ्रष्ट है तो फिर इससे बड़ा आरोप तो फिर आप पे बचेगा, प्रधानमंत्री पे खुद पे। और ये आरोप कौन लगा रहा है? ये भारतीय जनता पार्टी के नेता लगा रहे हैं, ये आरएलपी नहीं लगा रही है। मैं तो एक ही आरोप लगाता हूं कि कांग्रेस बीजेपी मिले हुए हैं, और मेरे आरोपों में सच्चाई है। सीएम ने खुद कहा था कि वसुंधरा ने मेरी सरकार बचाई। अब जब छात्र संघ चुनाव बंद कराए तो पर्दे के पीछे दोनों पार्टियों ने बात करी, और उसी का परिणाम है
कि राजस्थान विश्वविद्यालय की राजनीति से निकले हुए, जोधपुर की राजनीति से निकले हुए उन तमाम 50 से ज्यादा नेताओं को मैं पूछना चाहता हूं, आप युवाओं के, नौजवानों के हक की बात करते हो, जब छात्र संघ के चुनाव ही बंद हो जाएंगे तो कहां से नौजवान नेता लाओगे? यही नेताओं ने तंग कर लिया, इनके बेटे बेटी, भतीजा भांजा, बेटे की बहू और भाई यही राजनीति के अंदर आए, ये इन्होंने सोच लिया। ये कारण हो सकता है। लोग मुझे भी कहते हैं कि अरमान जी आप हमारे पर आरोप लगाते हो, आपने अपने भाई को एमएलए बना दिया, उसका भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं। जब मुझे सांसद बनना था, एक परिवार जो लंबे समय से राजस्थान को ठग रहा था, नागौर को ठग रहा था, मैंने पूछा आप लोगों को, चुनाव तो मैं लड़ लूंगा लेकिन जीत की गारंटी नहीं। 3 एमएलए मेरे आए थे, पार्टी बना के राजस्थान का सम्मान देश में बढ़ाया। मेरे से बड़े बड़े नेता राजस्थान के अंदर हुए, जिनकी तूती बोला करती थी उस जमाने के अंदर। हो सकता पढ़ाई का माहौल नहीं होगा, लेकिन माहौल बना के गप्पिस्तान रेडियो हुआ करता था, रेडियो गप्पिस्तान चलता था। गप्पिस्तान रेडियो से कहते थे हमने विधानसभा में कुर्सी फेंक दी, लोकसभा में फेंक दी। कहां से फेंक दी? कुर्सियां बिल्डिंग होती है, फेंकी जाती है वहां पर लोकसभा विधानसभा। लेकिन वो गप्पिस्तान, जो गप्पिस्तान रेडियो था, वो गप्पिस्तान रेडियो गांव के गुवाड़ के अंदर गप छोड़ी जाती थी, गुवाड़ से गप अपने आप आगे जाती थी। गप छोड़ने वाले उसके अलग अलग ठेकेदार होते थे। हमने तो लड़ाई लड़ी विधानसभा के अंदर, आपके लिए लड़ते लड़ते एक व्यक्ति 5 बार निलंबित होता। कितनी बार? 5 बार। किसके लिए होता है? आपके लिए होता है। अभी एक विधायक को देखा जो मंत्री थे सरकार के अंदर, किस तरह पीटा उसको, खुद ही अपनी व्यथा बता रहा था कि मेरे साथ मारपीट हुई, और एक ने नहीं पीटा, 15-20 लोगों ने लात घूंसे चला के अपने हाथ साफ किए विधानसभा के अंदर। लेकिन अगर मैं होता, उस मंत्री को पीटते हुए देखता, तो हनुमान बेनीवाल पीटने नहीं देता, उसके ऊपर गिर जाता और जो पीट रहे थे उन पर लात चलाता। इस तरह किसी का अपमान विधानसभा के अंदर नहीं होने देता। यह अपमान होता हुआ भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने देखा, उकसा दिया और कहा तुम जाओ, और पीछे बैठ गए। बोला भाई इसको पीटने दो, उनका धंधा उन लोगों का। मैं उनके बीच रहा हूं। वो कभी किसान कौम के पक्ष में नहीं हो सकते, बीजेपी कभी किसानों की हो नहीं सकती, और कांग्रेस में आपके नेता व्यापारी बन गए। वो व्यापार करने के लिए राजनीति के अंदर आते हैं, अपना व्यापार कैसे आगे बढ़े ताकि यहां हार जाएं तो राज्यसभा में चले जाएं, दिल्ली को कैसे खुश रखा जाए, दिल्ली वालों के साथ कैसे पार्टनरशिप डाली जाए, इस धंधे में कांग्रेस पार्टी के हमारे नेता लग गए। बीजेपी तो कभी आपकी रही नहीं। बीजेपी का गठन तो किसानों के खिलाफ होता। जब बीजेपी पार्टी बनी थी तो किसानों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी बनी थी, इस बात को आप रखना। अब आप ये भी कह दोगे कि आप बीजेपी में क्यों थे? इसलिए था कि मेरे पिताजी ने मेरे से वचन लिया जब मैं विश्वविद्यालय का अध्यक्ष बना कि बेटा मैं बीमार हूं, कांग्रेस में मत जाना, कि उनका झगड़ा कांग्रेस पार्टी से चला था। तो मैंने पिताजी के वचन का ध्यान रखा। मैंने कहा पिताजी मैं कांग्रेस में नहीं जाऊंगा, इसलिए उस गंदी पार्टी भाजपा के अंदर मुझे रहना पड़ा। तकलीफें सही, परिवार बर्बाद हो गया और आया गया, लेकिन कांग्रेस पार्टी के अंदर हनुमान बेनीवाल नहीं गया। और दिल्ली जाने के बाद किसान जवान को जब जरूरत पड़ी, जब अग्निपथ लाए, देश की सेना को ठेके पे दे दिया, तब देश का कोई सांसद आपके साथ झंडे के साथ नहीं आया था। एक हनुमान बेनीवाल था जो चिंता कर रहा था इन किसान के बेटों की, जिनकी सादत की गूंज कि पूरे विश्व के अंदर है। अमेरिका के अखबार के अंदर ये खबर छपती है कारगिल की लड़ाई के अंदर कि ये जाट रेजिमेंट के वो जवान हैं जो 20,000 फीट ऊंची पहाड़ी पे 50 किलो गोला बारूद और AK-47 लेके चढ़ते हैं और दुश्मन को ढेर करते हैं। वो जाट रेजिमेंट का जवान है हनुमान बेनीवाल। आप की उसके अंदर तो सारी रेजिमेंट है, गीत गाए जाते हैं, वो मैंने थोड़ी बनाई। अभी जो रेजिमेंट है, आज हमारे जो शहीद हुए पलाना के अंदर, वो भी जाट रेजिमेंट के ही जवान थे। जाट रेजिमेंट, राजपुताना राइफल, आपकी दूसरी जितनी भी रेजिमेंट जिन जिन समाजों की बनी हुई है, उसमें मैक्सिमम उन्हीं समाजों के बच्चे उस रेजिमेंट के अंदर जाते हैं। और वो जब झगड़ा होता है तो उनका नारा अलग होता है, नारे के साथ वो चढ़ाई करते हैं। फिर वो ये नहीं देखते कि पीछे कितने और आगे कितने हैं,
वो हमारी लड़ाई करते रहे। ये देश के अखबारों, देश की मीडिया ने माना कि हिंदुस्तान वो देश है जहां एक हमारा फौजी बॉर्डर पे और उसके पास हथियार नहीं हो तो बिना हथियार भी 5-4 को लेके पड़ जाता है। ये हिंदुस्तान का फौजी है, देश की कमी रही है हमारे पास। 62 की लड़ाई के अंदर आप देखना, पूरा इतिहास पढ़ना, गोला बारूद खत्म हो गया था, गोला बारूद बेकार था। नेहरू प्रधानमंत्री थे, उनके पास सारी इंटेलिजेंस थी, लेकिन चीन की लड़ाई के अंदर सारा जो मामला था वो प्रधानमंत्री की भूल से हमारे कितने सैनिकों को शहादत देनी पड़ी। कारगिल की लड़ाई को आप क्या मान रहे हो? कारगिल के अंदर हमारे शहीद हुए, हमने बच्चे खोए, लेकिन लड़ाई क्यों हुई? कारगिल लड़ाई क्यों हुई बताओ? कारगिल के अंदर घुसपैठ हो गई थी, भारत की सीमा की उन पहाड़ियों पे घुसपैठे घुस गए थे, और वो एक दिन में नहीं घुसे, 3-4 साल लगातार घुसते रहे। और अटल बिहारी वाजपेयी नींद लेता रहा, सो गया था, और घुसपैठ कर रहे थे। तब ये कारगिल की लड़ाई हुई थी, उसमें भी हमने हजारों नौजवानों को खोया, और उस समय भी हमारी रेजिमेंटों ने दुश्मनों का मुकाबला किया, मुंह तोड़ जवाब दिया, और शहादत के बाद हिंदुस्तान का नाम विश्व के अंदर आया। भाइयों, अग्निपथ का विरोध अगर किसी नेता ने किया, जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके मोदी को चेतावनी दी, प्रधानमंत्री जी ये 2 लाख हैं, हम आ रहे हैं दिल्ली की तरफ 5 लाख, तैयार हो जाओ। ये मेरे संघर्ष का ही परिणाम था। लगातार लोकसभा में आवाज उठाने के बाद, ऑल पार्टी मीटिंगों में आवाज उठाने के बाद ये तय हुआ कि पहले अग्निवीर जो जाते थे वो 25% सरकार रखेगी, 75% को वापस भेजेगी। लेकिन अब ये हो गया कि 50% वही नौकरी करेंगे, 50 के बारे में सोचेंगे। ये चुनाव का समय, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अभी जयपुर राजधानी घेरने के बाद अगर एक दिन आप दिल्ली का कूच कर लोगे, दिल्ली के नेता कितने कमजोर हैं, उनके पास में बैठा हूं, मैं जानता हूं कि जब आवाज आती है हरियाणा, पंजाब, यूपी और राजस्थान से, तो उनके ब्लड प्रेशर हाई हो जाते हैं, शुगर बढ़ जाती है, और डॉक्टरों को बुला लेते हैं, जल्दी खत्म करो, मामला हाथ से निकल रहा है। तो मैं जानता हूं उनको। तो अग्निपथ का विरोध हम करेंगे, दिल्ली को घेरेंगे, और अग्निपथ के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। मेरी पार्टी मैंने इसी नारे के साथ बनाई थी, जय जवान जय किसान। किसान के लिए शहादत दी, जवान के लिए सड़क पाया। और जब राजस्थान का जवान छात्र संघ चुनाव के लिए देख रहा है कि कौन आएगा हमारी लड़ाई लड़ने, तब हनुमान बेनीवाल को अपने भाइयों का रक्षक बन के उनको राजनीति में आगे लाने के लिए, जो उनका अधिकार है लोकतांत्रिक, उनको उनका हक और अधिकार दिलाने के लिए सड़क पाया। 8 संभाग मुख्यालयों में रैलियां कर रहा हूं। उसके बाद जयपुर की जो रैली होगी वो राजस्थान का भविष्य तय करेगी। नौजवानों, इतना विश्वास में दिलाता हूं कि सरकारों के अंदर नौजवानों का जो डर है वो इतना घुसा दूंगा कि दोबारा नौजवानों को छेड़ने की हिमाकत कोई भी सरकार इस राजस्थान के अंदर नहीं करेगी। मुझे पूरा भरोसा है कि आज आप आमंत्रण स्वीकार करने आए हो, प्रमुख लोग बैठे हो, लेकिन उस दिन 10-15 हजार आ जाएंगे बीकानेर से। कितने 10,000? हाँ, पक्के नेता हो, सही है। 10,000 प्लस, भाई 10,000 प्लस आओगे जब तो लाख हो गए, नहीं तो लाख कैसे होगा बताओ। अब आप कहते हो नागौर से लाख कहाँ से आ जाएंगे? जयपुर, सीकर, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, दौसा, नजदीकी जो इलाके जयपुर के, अब तो जिले इतने बना दिए कि सारे जिलों में मुझे नाम याद नहीं, कई तो डबल नाम रख दिए। हमारे नागौर में रख दिया कुचामन डीडवाना, कभी लिख देते हैं डीडवाना कुचामन, पता ही नहीं लगता सारा कभी डीडवाना है कुचामन करे। कुचामन डीडवाना जिले से नीचे लेटर आता है डीडवाना कुचामन, अलग मोर बना रखी है अधिकारियों ने। वहाँ का जो एडिशनल एसपी और एडीएम है वो उस एमएलए के दबाव में लिखता है जिला कुचामन डीडवाना, और डीडवाना वाला लिखता है डीडवाना कुचामन। अब बताओ कौन से को माने, आप बताओ मुझे। ये तो बींद कौन बीननी कौन वही बात होगी, बींद कौन है बीननी कौन है। अब बताओ, ऐसे ऐसे जिले बना दिए 100 किलो। कोटपुतली बेरोड, कोटपुतली बेरोड कैसे हो बताओ मुझे, एक नाम रखो ना। कई तहसीलों को जिला बना दिया, ग्राम पंचायत को जिला बना दिया। मैंने ये कहा था कि 50 जिले बनने चाहिए, लेकिन ऐसे जिले थोड़े बनने चाहिए थे। जिले 50 ऐसे बनने चाहिए थे जहां समझ में आए। अभी कई एसपी कलेक्टर मेरे अच्छे मित्र हैं,
उनको मैं पूछता हूँ फील्ड पोस्टिंग हो, हंसने लग जाते, मैं बताता तो बोले फील्ड में तो बैठा हूँ सर, छोटा सा जिला है, एक एसडीओ लगता है, क्या कर लूंगा कलेक्टर लग के। मेरी तो बहुत बड़ी इंसल्ट हो गई, ये सही बात है, वो लगना नहीं चाहते एसपी कलेक्टर इसके अंदर। तो जिलों का आपने ऐसा ढांचा तैयार कर दिया। खाजूवाड़ा के अंदर आंदोलन चल रहा है आपके, खाजूवाड़ा और छत्तीसगढ़ तहसीलें बीकानेर के अंदर आना चाहती है, अनूपगढ़ के अंदर डाल दिया। हमने इस आंदोलन को समर्थन भी दिया और हमने कहा अगर नहीं बनाते हो तो नया जिला और बना दो, क्यों आपका हाथ की बात है गहलोत जी, आपने इतनी रेवड़ियां बांटी है, 10-15 और बांट दो चुनाव तक, इतने में आचार संहिता लग जाएगी। और भाई ये तो एक बात है, रेवड़ियों का रिकॉर्ड तोड़ दिया, लेकिन ये काम कैसे होगा? अभी जितने भी टेंडर है, वो मीडिया वाले सुने आप, जितने भी टेंडर है बजट की घोषणाएं, वो तो सारी अभी कागजों में ही पड़ी है। आचार संहिता लग जाएगी तो आचार संहिता के बाद कैसे टेंडर खुलेंगे, कैसे सड़क बनेगी, कैसे स्कूल बनेगी, कैसे नया कॉलेज बनेगा, कैसे पानी आएगा, बताओ मुझे। इतनी घोषणाएं, और बीजेपी निकली है कौन सी यात्रा लेके, क्या बचाएंगे, क्या कह रहे ना ना, एक और नारा दिया ना बीजेपी ने कि नहीं सहेगा राजस्थान, मतलब नहीं सहेगा राजस्थान। वसुंधरा जी को सह लिया, दूसरों को नहीं सहेगा। अब जब वसुंधरा को ही सह लिया तो फिर नारा किसके लिए दे रहे हो? या तो ये नारा देते कि हमारे जो भ्रष्टाचारी थे उनको निकाल के फेंक देंगे। ये लाल डायरी की कहानी क्या आपको पता है? लाल डायरी के अगले पन्ने अगर खुलते, उसमें पूरी बीजेपी थी, इसलिए खुलने ही नहीं दिया उन पन्नों को, चुप कर दिया कि लाल डायरी वाले भैया आप शांत हो जाओ, हम आपको टिकट नहीं दे सकते क्योंकि हमारी बदनामी हो जाएगी कि लाल डायरी बीजेपी ने करवाई। आप ऐसा करो किसी और को पकड़ लो और समझो तो हम आपको सीट दे देंगे, ताकि बदनामी अगले की, जीतो हारो तुम्हारे कर्म, क्योंकि तुमने लाल डायरी दिखाई और हमारे लिए जूते भी खाए, विधानसभा में 40 मिनट पिटते रहे, तो तुम्हें इस बात का वो देंगे, लाल डायरी वाला। ये लाल डायरी की कहानी यहाँ आके अब खत्म हो गई। लाल डायरी क्यों हुई आपको पता है? कि अगला नाम भाजपा के लोगों का था, अगला नाम वसुंधरा के समर्थकों का था, अगला नाम बीजेपी के नेताओं का था, तो लगातार अशोक गहलोत के कांटेक्ट में, तो आरोप तो लगाते हैं, फोटो छपवाते हैं, लेकिन रात को ऐसी जगह मुलाकात करते हैं जहाँ पता नहीं चलता, कि पता लगता है मुख्यमंत्री जी बहुत बिजी है, फिर पता लगता किसमें बिजी है, बोले बीजेपी को कोई बड़ा नेता है, मैं 2-3 नेता उनके साथ बिजी। तो कुछ अंदाज लगा सकते हो, बाढ़ जब खेत को खाने लग जाए तो खेत की रखवाली कौन करेगा? राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर जिस तरह राजस्थान को लूटा, किसान सड़क पे हैं, पानी नहीं मिल रहा है, पंजाब हरियाणा राजस्थान को उसके हिस्से का पानी नहीं दे रहा है, जब चाहे आंख दिखा देता है। हमारी कमजोरी राजस्थान की, राजस्थान में ऐसी सरकार चाहिए जो नौजवानों को रोजगार दे, किसान को गारंटी दे, सम्मान दे, छात्रों को हक दे, और अपराधियों का अड्डा राजस्थान बन गया। गैंगवार की जिस तरह घटनाएं बढ़ रही है, जिस तरह अलग अलग गैंग चल रही है, कहीं कहीं गैंग चल रही है 7, कहीं चल रही है 18, कहीं चल रही है 44, कहीं 66, कोई 86। बताओ कैसे कैसे बच्चे फेसबुक पे कोई हथियार कहीं लेके ऐसे दिखा रहा है, कोई यूं हथियार दिखा रहा है। ये क्या राजस्थान हो गया बताओ मुझे? कौन ठीक करेगा इस राजस्थान को? ये तो नहीं कर पाएंगे। देख लो बीजेपी की सरकार बना दो, अगर ठीक हो जाए तो और ज्यादा होगा। कांग्रेस की सरकार आप देख रहे हो लगातार। एक चीज हुई कि पिछली बार सरपंचों में ये लाए कि पढ़े लिखे लोग सरपंच बनेंगे, अच्छी बात है। मैंने एक बात रखी कि पढ़े लिखे सरपंच बने, एक कानून और बन जाए कि पढ़ा लिखा एमपी एमएलए बने। पहले एमपी बना दो, फिर एमएलए बना दो, फिर सरपंच प्रधान प्रमुख। बेचारा सीधे सरपंचों से क्या दुश्मनी तुम्हारे? तब ये बात चली पढ़े लिखे है ही नहीं, जिनको पब्लिक चाहती है। वो तो गांव में ज्यादातर अनपढ़ लोग हैं, पर पब्लिक उनको चाहती, पब्लिक उनके साथ है, वोटर उनके साथ है। तो उन्होंने सोचा हम क्या करें, बोले फर्जी मार्कशीट ले आओ। नए गिरोह पनप गए राजस्थान। उत्तर प्रदेश से कांटेक्ट करते, बिहार से कांटेक्ट करते, इतनी फर्जी मार्कशीटें आ गई अंदाज भी नहीं होगा। लेकिन जब वसुंधरा की फर्जी मार्कशीट का धंधा बदनाम हुई बीजेपी, तो अशोक गहलोत ने कहा वसुंधरा जी चिंता मत करो, मैं आपकी बदनामी भी कम करूंगा, क्योंकि आपने मेरा हमेशा साथ दिया, इसलिए मैं पेपर लीक, सारे पेपर लीक करा दूंगा। करा दी ना पेपर लीक? बोले तुम तो फर्जी मार्कशीट तुम्हारे राज्य में आई है, तो पेपर लीक करा के आपकी बदनामी को धो दूंगा।
लोग जब भी कहेंगे कि वसुंधरा के समय तो फर्जी मार्कशीट आई थी, 3-4-13 भर्ती रद्द हुई, गहलोत जी ने तो पेपर ही आउट करा दिए सारे के सारे। अच्छा, पेपर आउट कराने वाला कौन है पता हूं आपको? उनकी सरकार के मंत्री, कांग्रेस के बड़े नेता। कभी कलाम कोचिंग आता है, कभी दूसरा कुछ आता है, कभी ईडी आती है पीएचडी के घोटाले में, कभी दूसरे मामले में। तो भाइयों, इससे बड़ा मिलाजुली का खेल नहीं हो सकता। और ये अधिकारी सरकार चलाते हैं सारी। अगर जिले का कलेक्टर एसपी चालेगा ना कि मुझे ये करना है, नेता कितना ही जोर लगा ले, वो कलेक्टर एसपी उस काम को करा के मानता है। तो सारी ब्यूरोक्रेसी चला रही गवर्नमेंट को। ब्यूरोक्रेट ये कहते हैं कि गहलोत साहब आप भूलो मत, हमने भी 10 विधायक दिए थे जब सरकार गिर रही थी, तो विधायक भाग रहे थे। हम अगर फोन टेप नहीं करते, हम अगर सीआईडी नहीं करते, तो हनुमान जी जैसे लोग 1-2 विधायक आपके ले जाते उठा के, वो भी हमने ही रोका था। ये सही भी बात कह रहे हैं, समय पे सूचना दी, उस बात की तो खाएंगे ना वो लोग। लेकिन गहलोत जी की एक दिक्कत और है, बेटा रोज जिद करता है, पापा मुझे एमपी बनना है। अभी मेरा बेटा मुझे कह दे कि पापा आपको तो आना है, अभी कभी सब प्रोग्राम छोड़ दो, मुझे जाना पड़ेगा। बेटा तो बेटा होता है। उस बेटे में इतने शायद गुण नहीं होंगे, क्योंकि बड़े बाप की जो भी औलादें हैं देश के अंदर, राजस्थान में, मैंने बड़े बाप के ज्यादातर लोगों को पप्पू ही देखा है, बड़े बापों को जो होते हैं। तो इनका बेटे को ये कामयाब करने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। वो एक बात कहे, बेटा जीत जाएगा ना। अरे कहां से जीत जाएगा बेटा? अभी एमएलए के चुनाव कौन सी सीट जीता होगा? बेटे को नहीं देंगे लोग वोट, क्योंकि आपका बेटा जो काम कर रहा है आपसे आगे निकल गया इस उम्र के अंदर। जब आप वाली उम्र में आएगा तो पता नहीं क्या क्या खेल खिलाएगा राजस्थान, क्या क्या गुल खिलाएगा राजस्थान के अंदर। उनकी मजबूरी है कि घर के अंदर जब आदमी जाता है उसे बेटा और उसका परिवार दिखता है। अशोक गहलोत ने अपनी सरकार बचाई, इस बात के अपने जब लोग बैठते हैं उनको एक ही बात कहते हैं, ये बताओ कि अमित शाह के पंजे से सरकार को निकाल लाया, तो उसी बात को गिनाते हैं। देखो मैंने सरकार बचा ली, कम बात है, क्योंकि बीजेपी जिनके पीछे पड़ी 23 सरकारें गिराई, 22 और 23वां नंबर राजस्थान का था, इसी बात का पाठ पढ़ाते हैं। रही कांग्रेस के दूसरे नेता की बात, मानेसर गए, वापिस आए, लोगों को फोन करते रहे कि कल तुझे कॉफी पिलाने सीएम हाउस बुला रहा हूं। मेरी बात हो गई आला कमान से, मेरी राहुल जी से बात हो गई, मेरी प्रियंका जी से बात हो गई, बस 5-7 दिन रुक जाओ, कॉफी साथ पियेंगे सीएम हाउस के अंदर, तुम चिंता मत करो, कॉफी पियेंगे मुख्यमंत्री हाउस में, रगड़ देंगे सबको। दूसरे तो रगड़े गए कि नहीं गए, खुद रगड़े गए राजस्थान, रगड़े गए कि नहीं रगड़े? क्या स्थिति बन गई बताओ मुझे। उनके कहने से कोई ट्यूबवेल नहीं खोदता राजस्थान, उनके कहने से पानी का टैंकर नहीं आता, वो किसी कांस्टेबल की ट्रांसफर नहीं करा सकता। उनसे ज्यादा तो हम ठीक हैं, चाहे डरा के ही कराओ, काम तो करा रहे सरकार से। अब लोग कह रहे हैं कि आपके काम कैसे हो रहे हैं, हमारे काम इसलिए हो रहे हैं, उनको पता है जीतेंगे, वापिस आएंगे, और गलती से अगर सरकार के अंदर आ गए तो हमारी रड़क वापस निकाल, इसलिए काम कर दो इनका जो भी कागज आए जल्दी से निकालो। तो लड़ने वाले को लोग पसंद करते हैं भाई, जो घर के अंदर रजाई ओढ़ के सोता है, पड़ा रहता है, बिजनेस करता है, उसे कोई नहीं डरता। मैं तो सरकार से लड़ते लड़ते इतना पक्का हो गया 20 साल कि मुझे पता है कि सरकार ज्यादा समय तक मैं से लड़ नहीं पाएगी। और आज तक तो ईश्वर की कृपा से जो काम हाथ में लिया, समय जरूर लगा होगा, लेकिन जीत हमारी हुई, आपकी हुई। आप सबने बीकानेर के अंदर आज हमारे में शहीद को भी ओम प्रकाश शरण को श्रद्धांजलि देने मैं चला गया था, वहाँ पे बहुत ज़्यादा तादाद में हमारी संख्या बच्चों की वहाँ है। वो कार्यक्रम भी ज़्यादा जरूरी था, मैंने कहा आप सब लोग वहीं रहे, मैं भी जाकर आया हूँ, क्योंकि मुझे सीकर के अंदर एक कार्यक्रम अभी और करना है, फिर जयपुर में शाम का एक कार्यक्रम है। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, इतना ही आश्वासन आपसे मैं चाहता हूँ कि बीकानेर जिले के अंदर हमें जो इस बार आशीर्वाद आपका मिला, ये आशीर्वाद इस असेंबली के अंदर भी मिलेगा। ये जो आंदोलन हम कर रहे हैं, बीकानेर का युवा और छात्र हमेशा आंदोलन करता था। जब हम स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे तब बीकानेर के अंदर बड़े आंदोलन उस समय हुआ करते थे। तब विश्वविद्यालय नहीं था, डूंगर कॉलेज इस उत्तरी पश्चिमी राजस्थान की सबसे बड़ा महाविद्यालय था। डूंगर कॉलेज के अध्यक्ष का बहुत बड़ा सम्मान होता था। हम चाहते हैं वो सम्मान इनका लौटाएं, छात्र संघों को मजबूत करें, लोकतंत्र की पहली सीढ़ी को मजबूत करें। हमारे यहाँ के निकले हुए छोटे भाई विधानसभा और लोकसभा के अंदर पहुंचे, ये अपील करने आपके बीच आया हूँ। मुझे पूरा भरोसा है कि बीकानेर जिला पूरा आशीर्वाद देगा। सब लोग मिल बैठ के जो हमारी टीम है मंच पे, ये तय कर लेगी कैसे व्यवस्था करनी है,
कैसे जाना है और कैसे जयपुर पहुंचना है। लेकिन उस दिन जयपुर आना है देश को आजाद कराने के लिए। भगत सिंह जैसे हजारों नौजवानों ने शहादत दी थी। राज किसको मिला? नेहरू को मिला। अगर उस समय सोच रहे थे कि हमारे फांसी चढ़ने से नेहरू राज करेगा, वो कभी फांसी पे नहीं चढ़ते। उनकी एक ही बात होती थी कि हम अगर मर जाएं, हमें शहादत मिले, कोई गम नहीं, भारत माता गुलामी की बेड़ियों से मुक्त हो जाएगी। हनुमान बेनीवाल भी ये चाहता है कि मुझे राज मिले या नहीं मिले, मेरे छोटे भाइयों को इन ठगों से मुक्त करा दूं, कोई ठगी का शिकार नहीं हो, किसी को धोखा नहीं मिले और आपका मान सम्मान मिले। हम चाहते हैं जिस तरह पंचायत पालिका चुनाव के लिए अंदर आयोग अलग से हैं, इसी तरह युवाओं के छात्रों के चुनाव का, छात्र संघ चुनाव का अलग से आयोग बने और एक बिल लेके सरकार आए कि चुनाव हर साल होगा, ये कार्यकाल तय कर लो। कि मैं तो ये चाहता हूं कि चुनाव का कार्यकाल 2 साल का हो जाए। कैसा रहे भाई महेश, ताकि तुम्हें भी आराम से भ्रमण करने को मिल जाए। 2 साल का, 1 साल में होता क्या, अगर सितंबर जनवरी में ताला लगा देते हैं, कम से कम 1.5 से 2 साल अध्यक्ष का कार्यकाल रहना चाहिए। ये मेरी तरफ से मैं कह रहा हूँ। लेकिन 1 साल में ही खुश है ये तो, 1 साल में रह बहुत बड़ी बात है। अरे लिंगदो की बात, लिंगदो अगर अशोक गहलोत नहीं हटाएगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, हम अगर सत्ता के नजदीक आए, सत्ता में आए, तो लिंगदो कमेटी तुरंत सबसे पहले हट जाएगी। पूर्व की बातें सांसद के चुनाव होंगे, इतना ही मैं विश्वास आपको दिलाता हूँ। यहाँ अलग अलग संगठनों के छात्र नेता बीकानेर के अंदर आए, उन सबका स्वागत। मेरा तो कोई छात्र संगठन है नहीं, मेरी पार्टी है, वो आपकी पार्टी है, वो जवानों की पार्टी है, किसानों की है, 36 कौम की पार्टी है। 36 कौम की पार्टी कौन सी होती है बताओ मुझे, जिस पार्टी के अंदर 36 कौम के विधायक जीतते हैं। मेरी पार्टी में 3 MLA, वो एक जाट जाति से, एक मेघवाल है और एक बावरी समाज से। आप बताएं है कि नहीं 36 को? MP में हूँ। 9 मुसलमान लड़ाए, 12 मेघवाल लड़ाए, 3 राजपूत लड़ाए, ब्राह्मण, बनिया, मीणा, गुजर, यादव, देवासी, तमाम जातियों को मौका दिया। और मैं फिर विश्वास दिलाता हूं, इस बार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी इस राजस्थान में मजबूती से लड़ेगी। तो 80 लाख वोट 18 के अंदर हमें मिला था, सारे दलों को मिला के, कांग्रेस बीजेपी को छोड़ के, वो 80 लाख 1.5 करोड़ को क्रॉस करेगा और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी एक तीसरे नंबर पे चली जाएगी। यह मैं विश्वास आपको दिलाता हूं। आप सब ने यहाँ कार्यक्रम के अंदर उपस्थित देके हमें मजबूती दी। आज जो लोग नहीं आ पाए, आप सोशल मीडिया के माध्यम से, अपने अपने दूसरे माध्यम से अपने भाइयों को फोन करोगे। अच्छा तो ये होता कि छात्रों के साथ हमारी बेटियां, छात्राएं भी यहाँ बैठी मिलती। जब बेटियां सड़क पर आएगी बच्चों के साथ, तब जाके सरकारें झुकती। दुर्भाग्य इस बात का है कि हमारे लोग आज भी डरते हैं कि हम लड़कियों को आंदोलन में नहीं भेजेंगे। तो ये डर क्यों है? कौन इस डर को लाया? कौन गैंगवार को लाया? किसने इस राजस्थान को बर्बाद किया? किसने बदनाम किया? किसने किसान के बेटों की हत्याएं करवाई? कौन लोग वो थे? वो लोग थे वसुंधरा और गहलोत। 25 साल का इनका गठबंधन है, इसको खत्म करना है और राजस्थान में जवान और किसान की सरकार बनानी है। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद।